वेलकम टू बायोमिक्स अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल जीन रेगुलेशन। ओके, सो वायरल जीन रेगुलेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कैसे एक बैक्टीरियोफाज ये जो बैक्टीरियोफाज जो प्रेजेंट है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट हैज टू इन्फेक्ट। ये जो है एक डीएनए प्रेजेंट है, अगर वो बैक्टीरियोफाज में वो प्रेजेंट है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, बट व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरिया और व्हेन इट इज इन्फेक्टेड ये क्या होगा? ये सर्कुलराइज्ड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसके पास कुछ न्यूक्लियसेस एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, ड्यू टू विच ये जो लीनियर डीएनए प्रेजेंट है उसको वो कट कर सकता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिग्रेडेशन। ये जो है वो सर्कुलराइज हो सकता है। ठीक है, अगर ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो इन्फेक्ट किया है उसे क्या इन्फेक्शन के लिए क्या चाहिए? उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये जो मल्टीप्लिकेशन का फेज है ये 2 फेजेस में हो सकता है। कौन कौन सा? एक जो है वो लाइसोजेनिक फेज है और एक है लाइटिक फेज। ये जो लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, उसी में आकर इंटीग्रेट हो जा रहा है हमारा बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल और द डीएनए। ओके, ये जब अपना सेल का डिवाइड कर रहा है इसमें वो इंटीग्रेटेड था, ये भी अब क्या हो सकता है, अब ये भी उसके वजह से ये भी अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। अगर अगर ये इसमें इंटीग्रेट नहीं होगा, अगर वो इंटीग्रेट होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। अगर वो इंटीग्रेट नहीं होगा, अपना डीएनए से ही वो एक बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, उसी फेज को लाइटिक फेज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक शेल में वो अपना सब कुछ बना दिया है, एक नया बैक्टीरियोफाज का फॉर्मेशन हो चुका है। उसी टाइम क्या होगा? सेल का लाइसिस होगा और ये जो बैक्टीरियोफाज ईच बैक्टीरियोफाज जो प्रेजेंट था वो रिलीज हो जाएगा। वाई इट नीड्स टू बी रिलीज? बिकॉज उसे री इन्फेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक बैक्टीरिया सिस्टम में, जब एक बैक्टीरियोफेज आकर इन्फेक्ट किया है उसमें क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स का सिंथेसिस होता है। क्या क्या है वो है अर्ली जीन, मिड जीन एंड लेट जीन। ठीक है, ये जो अर्ली जीन प्रेजेंट है ये भी इमीडिएट अर्ली जीन हो सकता है और डिलेड अर्ली जीन हो सकता है। ठीक है, इमीडिएट अर्ली जीन में कौन कौन सा जीन आता है? एन जीन एंड प्रो जीन, and engine is responsible for एंटी टर्मिनेशन। ये जो वर्ड्स जो हम बोल रहे हैं अभी, ये कुछ कुछ जीन्स प्रेजेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे इस वीडियो में ही कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ जीन्स। ओके, एंड ये जो एन जो प्रोटीन जो फॉर्मेशन होगा दिस इज ए एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन। यहाँ पे जो डिलेड जीन्स जो प्रेजेंट होता है वो है C2, C3, Q, ये जो है दिस आर द डिलेड जीन। और C2 और C3 का काम क्या है? दिस विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ C1। और ये C1 जीन का क्या काम है? दिस विल हेल्प इन द लाइसोजेनिक फेज। हमारा जो बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन के लिए जो दोनों फेज चाहिए था, एक था लाइटिक फेज, नेक्स्ट वाज द लाइसोजेनिक फेज। ये जो लाइसोजेनिक का फेज जो है उसे बनाने के लिए C1 प्रोटीन का जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रो प्रोटीन और क्यू प्रोटीन जो है, ये दोनों जो प्रोटीन है, ये जो लाइटिक फेज था इसे बनाने के लिए चाहिए ग्रो प्रोटीन एंड द क्यू प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक C1 प्रोटीन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैम्बडा रिप्रेसर, और वी कैन टेल दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसोजेनिक फेज। इसी का लेफ्ट और इसी का राइट में कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है ये हम फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेजेंट है C1 प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है, उसके राइट साइड कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है? C1 जो प्रेजेंट है उसके राइट साइड पे कुछ जीन्स प्रेजेंट है और उसके लेफ्ट साइड में कुछ जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखो कौन प्रेजेंट है? PRM प्रेजेंट है। PRM क्या होता है? PRM, P stands for promoter and it is promoter for repressor maintenance। हम डिस्कस करेंगे ये रिप्रेसर मेंटेनेंस क्या होता है। अगर ये जो C1 जो प्रेजेंट है यही है रिप्रेसर, और ये जो रिप्रेसर C1 का फॉर्मेशन जब होगा वो तो फॉर्म हो गया, बट उसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ चाहिए, एंड दिस इज अ प्रमोटर फॉर
द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रेसर जीन। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है हमारा पास, प्रेजेंट है राइट साइड में, प्रेजेंट है प्रोजीन। नेक्स्ट इज द PR, PR स्टैंड्स फॉर प्रमोटर फॉर राइटवर्ड। ये जो है राइटवर्ड के तरफ, राइटवर्ड डायरेक्शन में जो प्रमोटर्स चाहिए, दिस इज द PR। नेक्स्ट इज द PRE। PRE क्या है, दिस इज द रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिश, किसी को भी मेंटेन होने से पहले क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ इनिशियल लेवल में कुछ सिंथेसिस होना चाहिए। ये जो है प्रमोटर फॉर रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट जो है C1 को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चाहिए यहाँ, और क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे C2 का भी फॉर्मेशन हो सकता है, नेक्स्ट Q का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे कौन है, प्रमोटर ऑफ लेफ्ट है, और क्या है, प्रमोटर ऑफ लेफ्ट है, और क्या है, और क्या है, और XIS प्रोटीन है, INT प्रोटीन है। प्रमोटर ऑफ लेफ्ट क्या कर सकता है, प्रमोटर ऑफ लेफ्ट जो है वो क्रो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, और प्रमोटर ऑफ PI प्रेजेंट है। ये जो प्रमोटर ऑफ PI प्रेजेंट है ये ही रिस्पॉन्सिबल है XIS और इंटीग्रेस को फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे देखो XISPL जो प्रेजेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ XIS एंड इंटीग्रेस प्रोटीन। ठीक है, ये जो PL जो प्रेजेंट, ये जो PL जो प्रेजेंट है ये क्या कर सकता है, ये क्रो प्रोटीन का भी सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस किए, जो C1 प्रोटीन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसोजेनी फॉर्मेशन, लाइसोजेनी फेज में जाएगा, और जो क्रो प्रोटीन अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है देन इट विल गो इनटू लाइटिक साइकिल। नाउ इस डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो C1 का प्रोटीन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे वी कैन सी द पॉइंटर हियर, आ गया हमारा पॉइंटर। देखो यहाँ पे C1 जो प्रेजेंट है उसके लेफ्ट साइड को एक प्रमोटर प्रेजेंट है, दिस इज द प्रमोटर लेफ्ट। इस प्रमोटर लेफ्ट के वजह से क्या सिंथेसिस होगा, N प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, और ये N प्रोटीन किसके लिए चाहिए, दिस इज द एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो है टर्मिनेटर लेफ्ट, यहाँ पे है टर्मिनेटर राइट। ठीक है, अगर यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा देन देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ C3 प्रोटीन, XIS प्रोटीन एंड इंटीग्रेस प्रोटीन। अगर यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ C2 प्रोटीन, Q प्रोटीन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, N प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यहाँ पे क्रो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा when it will bind the RNA polymerase bind in the leftward direction, and if the RNA polymerase will bind near the promoter right it will form the क्रो प्रोटीन first। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फर्स्ट N और क्रो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे थे, इसे हम बोल रहे थे इमीडिएट एडली जीन। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा, C3 इंटीग्रेस, XIS, C2 ऑपरेटर, प्रमोटर, Q, और बाकी जो भी चीज प्रेजेंट है उसी हिसाब से रेगुलेट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो टर्मिनेशन पॉइंट था अभी ये टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। ठीक है, वी कैन सी हियर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द अदर जीन्स। ये जो N प्रोटीन जो है वो जाकर कहाँ पे बाइंड करेगा, नट साइट पे जाकर बाइंड करेगा, विच इज नोन एज नट L। ठीक है, नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे, ये जो लाइटिक और लाइसोजेनिक का जो फेजेस है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेजेंट है PR जो प्रेजेंट है दिस वाज नोन एज प्रमोटर ऑफ रिप्रेसर मेंटेनेंस। ठीक है, PR जो प्रेजेंट है प्रमोटर ऑफ राइट। अगर ये यहाँ पे अगर हमारा RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड हो गया देन इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ क्रो प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रमोटर लेफ्ट पे आकर बाइंड करेगा देन इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ C3 प्रोटीन। यहाँ पे क्रो प्रोटीन के बाद क्या होता है, C2 प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द लाइटिक एंड द लाइसोजेनिक फेज। नाउ अगले, हाँ यहाँ पे है हमारा लाइटिक फेज। लाइटिक फेज जो प्रेजेंट है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से हम जान सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है लाइटिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, हमारा जो लाइटिक फेज जो प्रेजेंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था हमारा क्रो प्रोटीन। सो यहाँ पे क्रो प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो C1 का जो प्रोटीन जो था, ये जो है दिस इज वर्किंग एज अ रिप्रेसर, ये हमारा बेसल लेवल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्रो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्या होगा, PCI में आकर बाइंड हो, यहाँ पे जो प्रेजेंट था C1 जो प्रेजेंट था वो बेसल लेवल में फॉर्म होकर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे PR के वजह से हमारा कौन फॉर्मेशन हुआ, क्रो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्रो प्रोटीन क्या करेगा जाकर PCI में जाकर बाइंड करेगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। So if this protein is binding in this region, it will not allow the PRM to work. ये जो PRM जो present है वो अभी work नहीं कर सकता है। ठीक है, due to which there will be no synthesis of C1, no synthesis of C1। ठीक है, तो ये क्या किया, ये जाकर इनहिबिट कर लिया। ठीक है, सो अब क्या होगा, ये जो क्रो जो प्रेजेंट है, इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डिलेड जीन। डिलेड जीन कौन हो सकता है, डिलेड जीन जो है वो Q एंड C2 प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो C2 और क्रो एंड Q, यहाँ पे है Q, हमारा Q जो प्रेजेंट है, क्रो एंड C2 विल बी फॉर्म इन दिस केस, ड्यू टू विच ये जो Q जो प्रेजेंट है, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से मिडिल एंड लेट जीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या करेंगे, जो कि रिकॉम्बिनेशन हेड और टेल का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो बसल लेवल का C1 जो प्रेजेंट था वो कहाँ से आ रहा था, ये जो आ रहा था हमारा C2 जो है, this C2 will help in the formation of C1। बट ये क्या हो रहा था, ये डिग्रेड हो जाएगा, दिस हेल्प इन द डिग्रेडेशन, और इसके डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन चाहिए, C3 चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ द C1 इज सिंथेसाइज्ड इन द बसल लेवल। और जो C1 को जो डिग्रेड कर रहा था वो कौन था, वो FTSH प्रोटीएज था। ओके, विच इज डिग्रेडिंग दिस इन दिस वे, ये जो लाइटिक साइकिल है वो हो रहा था। ये जो रिप्रेसर का जो हम बात किए अभी, जो रिप्रेसर जाकर बाइंड कर रहा है हमारा जो प्रमोटर रीजन में, ये जाकर एग्जैक्टली प्रमोटर रीजन में बाइंड नहीं कर सकता है। इस प्रमोटर रीजन में ओवरलैप होकर कुछ ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट रहते हैं। चलिए हम देखते हैं एक डायग्राम के हिसाब से कैसे वो ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दिस आर द ऑपरेटर रीजन। ओके, ये जो PRM और PR जो प्रेजेंट है, इसमें इसके ओवरलैपिंग में कुछ ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये जो OR1, OR2, OR3 जो प्रेजेंट है, दिस आर द ऑपरेटर रीजन, जो कि ऑपरेट करेगा। प्रोमोटर रीजन में क्या होगा, हमारा RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा हमारा प्रोमोटर रीजन में, एंड इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस। बट ऑपरेटर रीजन में क्या हो रहा है, हमारा रेगुलेशन हो रहा है। हमारा जो क्रो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट था, वो जो आकर बाइंड हो रहा था, कहाँ पे आकर बाइंड हो रहा था, वो आकर बाइंड हो रहा था हमारा ऑपरेटर 3 में। यहाँ पे आके कौन बाइंड हो रहा था, हमारा क्रो प्रोटीन। क्यों, बिकॉज इट हैज टू इनहिबिट द C1 को इनहिबिट करने के लिए वो आकर बाइंड हो रहा था operator region 3 पे। So we can write here that proprotein can bind in the OR3, इसका affinity high होता है OR3 में, because it will inhibit the C1। और जब C1 का concentration high रहता है, then it will bind first in the OR1 because it has to inhibit the proprotein। अगर C1 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, then it will come and bind in the operator 2 region। ठीक है, जिसके वजह से वो क्या करेगा, वो करेगा क्रो प्रोटीन को इनहिबिट। इन दिस वे इट इज बीइंग रेगुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी है जिसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं, हाँ, दिस इज द लाइटिक फेज में देखो, यहाँ पे जो क्रो प्रोटीन जो है, ये आकर बाइंड हुआ है हमारा ऑपरेटर 3 पे, OR3 पे, ड्यू टू विच द PRM ब्लॉक हो गया। अगर PRM ब्लॉक हो गया, देन there will be no formation of C1 का inhibition हो गया। now it will go into the
लाइटिक साइकिल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्रो प्रोटीन है, देन क्यू प्रोटीन है, C1 C2 ये सब प्रेजेंट है, सो इट विल गो इनटू लाइटिक साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक फेज में अगर सेल जाएगा देन हाउ इट इज बीइंग रेगुलेटेड। देखो यहाँ पे और एक बात हम बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा PR पे और PL पे तो क्या होगा, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर PL पे बाइंड होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, अगर PL पे बाइंड होगा देन व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म द, अगर वो बाइंड हो रहा है, सॉरी PL पे अगर बाइंड हो रहा है देन इट विल फॉर्म द C3 प्रोटीन XIS एंड इंटीग्रेस। व्हेन इट विल बाइंड इन द PR देन इट विल फॉर्म द क्रो प्रोटीन। ये जो क्रो प्रोटीन जो है यहाँ पे आकर वो, सॉरी यहाँ पे आकर वो बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर 3 पे, ड्यू टू दिस देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ, देयर विल बी halting of the RNA polymerase in the PRM। यहाँ पे RNA polymerase आकर बाइंड नहीं कर सकता है, due to this there will be no synthesis of C1, no synthesis of C1, due to this no lysogeny। Okay, so now let's discuss about the lysogenic phase। ये जो lysogenic phase कैसे रेगुलेट होगा। लाइसोजेनिक फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, जो लाइसोजेनिक फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था इट वाज द C1 प्रोटीन। C1 प्रोटीन का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए जब उसको लाइसोजेनिक का फेज में जाना है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस हाउ इट इज बीइंग रेगुलेटेड। सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, C1 चाहिए जो कि बसल लेवल पे प्रेजेंट है। सो ये बसल लेवल का जो C1 जो प्रेजेंट है वो कहाँ से आया है, यहाँ पे जो C3 जो प्रेजेंट है ये दिस विल बी एक्यूमुलेटेड, और द C2 जो प्रेजेंट है ये क्या होता है, ये जो C2 जो प्रेजेंट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ C1। ये C1 को सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन ये जो C2 जो प्रेजेंट है इट इज बीन डिग्रेडेड, ये जो है डिग्रेड हो सकता है बाय व्हाट, बाय FTSH प्रोटीज। ठीक है, ये जल्दी जल्दी डिग्रेड हो सकता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, इसको इस डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए चाहिए हमारा C3 जो है इसको क्या कर रहा है, स्टेबिलाइज करेगा किससे, C2 को, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से फॉर्मेशन होगा हमारा C1 इन बसल लेवल। ठीक है, अभी बसल लेवल पे C1 प्रेजेंट है, अगर वो बसल लेवल पे C1 प्रेजेंट है, ये जो C1 जो प्रेजेंट है ये एक एक्टिवेटर के हिसाब से भी काम कर सकता है, किसके लिए, खुद के लिए, ये खुद के लिए एक एक्टिवेटर है और दूसरों के लिए इनिवेटर है। When it is working as an activator, ये कहाँ पे आकर बाइंड होगा, ये प्रोमोटर ऑफ CI में आकर बाइंड होगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड इज वर्किंग एज एक्टिवेटर। दैट मीन्स यहाँ पे RNA पॉलीमरेज को बहुत जोर से टाइप में वो पकड़ कर रख सकता है, ड्यू टू दिस देयर विल बी मोर सिंथेसिस ऑफ C1। और ये इनिवेटर के तरह वर्क करेगा, कहाँ पर बाइंड करके, PL और PR, इन दोनों रीजन पे वो इट इज वर्किंग एज ए इनिवेटर। और ये दोनों के वजह से क्या सिंथेसिस हो रहा था, ये दोनों के वजह से सिंथेसिस हो रहा था हमारा क्रो प्रोटीन एंड C3 प्रोटीन XIS इंटीग्रेस, ये सब फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब क्या होगा, इस सब का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो अगर यहाँ पे विद दिस डायग्राम वी कैन सी, अगर यहाँ पे आकर एक इनिवेटर बाइंड हो गया सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ C3। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर PR पे आकर बाइंड हो गया वो इनिवेटर प्रोटीन, सो RNA पॉलीमरेज नहीं बाइंड नहीं हो सकता है और क्रो फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या है, अब ओनली C1 प्रोटीन है, ड्यू टू विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजेनी। यहाँ पे और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, और ऑपरेटरिज्म के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक ये जो रिप्रेसर प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो कौन से ऑपरेटर में जाकर बाइंड करेगा हमारा लाइसोजेनिक के केस में। यहाँ पे हम देखे थे कि हमारा था कौन सा ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर थे, ऑपरेटर रीजन 1, ऑपरेटर रीजन 2 और ऑपरेटर रीजन 3 प्रेजेंट थे। तो अब क्या होगा, लाइसोजेनी में अगर सेल जाएगा उसका एफिनिटी कहाँ पे होगा ज्यादा, OR1 पे ज्यादा होगा। रिप्रेसर जो लैम्बडा रिप्रेसर जो प्रेजेंट है उसका एफिनिटी ज्यादा होगा ऑपरेटर रीजन 1 पे। अगर बहुत ही ज्यादा हमारा C1 जो रिप्रेसर जो प्रेजेंट है
then it will come and bind in the operator 2 region. अगर बहुत ही ज्यादा है then it will bind in the operator region 3. जब वो operator region 3 में bind हो जाएगा then there will be no synthesis of the C1 protein because operator region 3 में जब वो bind करेगा then it will not allow the RNA polymerase to come and bind here. So in this way it is working as a positive as well as negative regulator. और एक बात, ये जो लैम्डा रिप्रेसर जो प्रेजेंट है इट इज वर्किंग एज अ टाइमर. यहाँ पे देखो दिस इज अ टाइमर. ओके, दिस इज द टाइमर. सो दिस आर द 4 टेट्रामर्स. उसके बाद भी अगर C1 आकर बाइंड होगा देन इट विल बाइंड द ऑपरेटर 3 रीजन. अगर वो OR1 और OR2 में अगर बाइंड होगा देन it will not help in the formation of CRO. There is no CRO, there is only C1 protein. So in this way it will help in the formation of lysogeny. So ये हो गया हमारा ऑपरेटर रीजन के बारे में. ये भी हम देख सकते हैं कैसे ऑपरेटर रीजन OR1, OR2, OR3 में कैसे हमारा आकर बाइंड हुआ है हमारा लैम्डा रिप्रेसर. ठीक है, नाउ हम डिस्कस कर सकते हैं और 2 टर्म्स के बारे में जो कि है मेंटेनेंस ऑफ लाइसोजेनी, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइसोजेनी. जो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा था, पहले जो फॉर्म होगा C1 का फॉर्मेशन जो होगा पहले उसे हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट. वो एस्टेब्लिश हो गया. उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर वो एस्टेब्लिश हो गया अभी उसको मेंटेन रहना चाहिए बिकॉज इट हैज टू स्टे इन द लाइसोजेनिक फेज. अगर वो मेंटेन नहीं होगा देन क्या होगा, देन इट विल गो अगेन गो इनटू द लाइटिक फेज. सो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट चाहिए देन हमारा चाहिए मेंटेनेंस. तो क्या हुआ, जब PR जो ये जो प्रेजेंट है, PR जो प्रेजेंट है it will help in the it was helping in the formation of CRO as well as C2 protein. यहाँ पे C2 protein किसके लिए responsible था, C2 protein was responsible for the formation of C1. It was helping in the formation of C1 but it was degraded by a protease which is known as FTSH. तो इसको मेंटेन करने के लिए कौन चाहिए था, इसको मेंटेन करने के लिए चाहिए था हमारा C3 प्रोटीन जो कि स्टेबिलाईज कर रहा था, स्टेबिलाईज C2. यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो C2 जो आकर यहाँ पे बाइंडिंग साइट फॉर C2 यहाँ पे जब बाइंड हो गया देन ये जो PRE जो प्रेजेंट है ये एक्टिव हो गया एंड दिस PRE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ C1 प्रोटीन. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया एस्टेब्लिशमेंट. एस्टेब्लिशमेंट किसका, एस्टेब्लिशमेंट हो गया C1 का. अब वो C1 जाकर कहाँ पे बाइंड करेगा, ये ऑपरेटर रीजन में, ऑपरेटर रीजन में नहीं PRM में जाकर वो सॉरी अगर ये जाकर ऑपरेटर रीजन में यहाँ पे बाइंड किया, ऑपरेटर रीजन कहाँ पे गया हमारा क्वेश्चन, ऑपरेटर रीजन 1, ऑपरेटर रीजन 1 और ऑपरेटर रीजन 2, देन इट विल नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ CRO. ये CRO का इनिबिशन हो जाएगा. तो ये PR क्या होगा, PR ऑफ हो गया. ठीक है, और ये PRM में जाकर बाइंड करेगा. PRM में बाइंड करने से क्या होगा, इट इज वर्किंग एज ए एक्टिवेटर. सो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आएगा और C1 का फिर से सिंथेसिस होगा, ज्यादा से ज्यादा C1 का सिंथेसिस होगा, ड्यू टू विच देयर विल बी maintenance of C1. ओके, और वी कैन टेल दैट देयर इज मेंटेनेंस ऑफ लाइसोजेनी. इसी तरह हमारा जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है हमारा बैक्टीरिया में जाकर इन्फेक्ट करेगा और उसका रेप्लिकेशन होगा इन दोनों फेज में. दिस इज द वे हाउ इट इज बीइंग रेप्लिकेटेड और दिस आर द जीन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द regulation of the viral gene. Okay, this is what about the viral gene regulation. Thank you for watching this video till the end, and if you like this video please do like, share and subscribe. Thank you.